नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्योतिष आज तक पर। मैं आचार्य विजय सिंह हृदय की असीम गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन में जहां हों प्रसन्न हों, प्रतिष्ठावान हों और जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों। मित्रों, जब भी हम ज्योतिष के माध्यम से अपने आने वाले भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली में 3 चीज़ों का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 1, कुंडली में ग्रहों की जन्मकालीन स्थिति कैसी है, अर्थात आप जन्म से कुंडली में किस प्रकार के ग्रहों के योग लेकर पैदा हुए हैं। नंबर 2, आपकी कुंडली में किन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। और तीसरा, ग्रहों का गोचर यानी कि ग्रहों का ट्रांजिट, अर्थात वर्तमान स्थिति में आपके ग्रहों की स्थितियां कैसी चल रही हैं, अर्थात इस समय में ग्रह नक्षत्र किस तरह का योग आपकी कुंडली में बना के बैठे हुए हैं और किस तरह से आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं। तो आज हमारी इस वीडियो को बनाने का मुख्य विषय आपके तीसरे पॉइंट के संदर्भ में डिस्कशन करना है, अर्थात आपकी कुंडली में ग्रहों का जो गोचर है वह नक्षत्रों के अनुसार किस प्रकार से चलने वाला है। तो मित्रों, इस समय पे नक्षत्र में धीमी गति से चलने वाले ग्रह गोचर के दौरान आपकी कुंडली में किस प्रकार की स्थितियां बना के बैठे हुए हैं, जो कि हमारी आने वाले समय में बहुत ही सुनहरे अवसर हमें प्रदान करने वाले हैं, अर्थात बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ये हमारी कुंडली में लेके आ रहे हैं। और यह जो ग्रह गोचर ये स्थिति है यह किसी एक विशेष लग्न या राशि के लिए नहीं है, अपितु सभी लग्न और राशियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। किंतु कुछ विशेष सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है और कुछ विशेष उपाय आपको करने हैं ताकि इस गोचरीय फेरबदल के दौरान आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त हो सकें और आप इस गोचर काल में जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए अपेक्षा करते हैं उस पर आप अग्रसर हो सकें। तो आइए मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं गोचरीय चाल के संदर्भ में आपको कुछ विशेष तथ्य बताना चाहूँगा ताकि जब भी आप गोचर को देखें तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। सबसे पहले, अगर आप अपने आने वाले कल के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि मेरा आने वाला कल कैसा रहेगा, तो उसके लिए आपको अपने गोचर में अपनी जन्म लग्न या जन्म राशि से चंद्रमा को देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अर्थात गोचर के दौरान आप चंद्रमा की स्थिति को अवश्य देखें। आपको देखना होगा कि चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, उससे आप अपने आने वाले कल को समझिए, क्योंकि चंद्रमा शीघ्र गति से घूमने वाले ग्रह हैं, यानी सिर्फ 2.25 दिन तक ही ये एक राशि में रहते हैं। और यदि आप आने वाले महीने के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि आपके आने वाला महीना कैसा रहेगा, तो उसके लिए आप गोचर में अपनी जन्म लग्न या कुंडली से सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल की गोचरीय स्थिति को अवश्य देखें, क्योंकि ये लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं। खास करके सूर्य, बुध और शुक्र लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं और मंगल लगभग 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब यदि बड़े बदलाव की बात करें, यानी अगर आप अपने आने वाले साल के संदर्भ में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी जन्म राशि या कुंडली से राहु, गुरु, शनि एवं केतु को देखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ये मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और ये लगभग 1 साल से अधिक एक ही राशि में रहते हैं, जहाँ शनि तो लगभग 2.5 साल तक एक राशि में ही रहते हैं। वहीं राहु केतु 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए रहते हैं और गुरु लगभग 13 महीने के लिए एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। तो अपना पूरे साल का प्रेडिक्शन देखते वक्त आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है। तो जब भी मैं बात करूं आपको अपना गोचरीय प्रभाव देखना है तो वह आप हमेशा अपने जन्म लग्न और जन्म राशि से देखें। मित्रों, वहीं जन्म लग्न से अगर आपका गोचर बहुत अच्छा आ रहा है और जन्म राशि से आपका गोचर जो है वह इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो इस गोचर का आपको मीडियम प्रभाव मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर जन्म लग्न और जन्म राशि मतलब चंद्र राशि से अगर आपका गोचर दोनों ही से ही आपको बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और अगर आपको अपना होने वाला गोचर जन्म राशि एवं जन्म लग्न से दोनों से ही कहीं ना कहीं अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। आपको इस गोचर के दौरान बहुत सावधानियां बरतनी है और कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ आप इस गोचर के दौरान अकस्मात आवेश में आकर ना करें। पूर्ण रूप से उसको जांच परख लें, उसका पूर्ण रूप से अवलोकन कर लें, विश्लेषण कर लें, उसके बाद ही कोई फर्दर एक्शन आप अपने
इस गोचर के संदर्भ में लें। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो या किसी प्रकार की कोई द्वंद्व रहा हो इस संदर्भ में, तो आपका वह क्वेरी अवश्य क्लियर हो गई होगी, वह जिज्ञासा अवश्य क्लियर हो गई होगी, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जन्म राशि से गोचरीय प्रभाव देखते हैं, जिस कारणवश हम कहीं ना कहीं निराशा हमारे मन में आ जाती है अगर उस गोचर का प्रभाव हमें बहुत अच्छा नहीं मिल रहा होता। तो इसीलिए आपको लग्न से भी अपना गोचरीय प्रभाव देखना चाहिए, खास करके उन ग्रहों के लिए जो धीमी गति से चलते हैं, जो अगले 1 से 1.5 साल या 2 साल में आपको लंबे समय में आपको अपना प्रभाव देंगे। चलिए, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, गुरु, राहु, केतु और शनि, इनके गोचर से हमें अगले 1.5 साल में या अगले 2 साल में क्या प्रभाव मिलने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि हम इसको बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और इसमें बताए जाने वाले सभी उपाय, सावधानियों का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और अपने मन में किसी भी प्रकार की अगर कोई जिज्ञासा या किसी प्रकार का कोई द्वंद्व है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके कमेंट का एक संतोषप्रद जवाब आपको दें और उससे संबंधित कोई विशेष उपाय अगर आपको करना है तो उसके संदर्भ में भी आपको कमेंट में डालें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मित्रों, मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में होने वाले कोई भी गोचरीय परिवर्तन एवं आपकी राशि के या लग्न के प्रेडिक्शन के संदर्भ में आपको नई जानकारियाँ, कोई अपडेट्स तुरंत प्राप्त होते रहें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं अपनी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में लग्न के स्थान पर 5 नंबर है और अगर आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी चंद्रमा विराजमान है वहाँ 5 नंबर लिखा है, तो यह गोचर आप अपनी जन्म कुंडली या अपनी चंद्र राशि के अनुसार अभी देख सकते हैं। वीडियो में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे राहु, केतु, गुरु और शनि, इनका 2023 से 2025 मिड तक आपकी कुंडली में या आपकी राशि में किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। क्या यह आपका भाग्योदय करेंगी या आपको इस गोचर के दौरान बहुत संभल कर रहना है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं 30 अक्टूबर को राहु जो कि मेष राशि से मीन राशि में आ गए हैं, गुरु जो कि ऑलरेडी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शनि जो कि ऑलरेडी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और केतु जो कि कन्या राशि में गोचर कर गए हैं 30 अक्टूबर को। तो अब आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते थे कि 30 अक्टूबर तक आपकी कुंडली में मेष राशि में गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ था, जो कि 30 अक्टूबर को खत्म हो गया है। 30 अक्टूबर को राहु जो कि मेष राशि से मीन राशि में गोचर कर गए हैं और केतु जो कि तुला राशि से कन्या राशि में गोचर कर गए हैं। तो आज इन चारों ग्रहों के संदर्भ में ही हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके राशि और कुंडली में इनका क्या रिजल्ट रहने वाला है, इसी के विषय में आगे बात करते हैं। मित्रों, इस वीडियो को देखने के दौरान बस आपसे हमारा एक निवेदन अवश्य रहेगा कि वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन चूँकि आपके अगले 2.5 साल का प्रेडिक्शन हमारी तरफ से किया गया है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखिएगा। देखिए मित्रों, 30 अक्टूबर तक आपकी अगर हम बात करें राशि की, तो आपकी कुंडली में गुरु और राहु का चांडाल दोष बन रहा था। जहां 30 अक्टूबर तक एक तरफ राहु आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठकर गुरु के साथ गुरु चांडाल दोष बना रहे थे, वहीं अब 30 अक्टूबर को गुरु आपकी कुंडली के नवम भाव में स्वतंत्र बैठे हुए हैं और राहु 30 अक्टूबर को गोचर करके आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आ चुके हैं। और शनि जो कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में पहले वक्री बैठे हुए थे, 4 नवंबर को अब ये मार्गी हो रहे हैं, सप्तमेश होकर यहाँ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही बैठे हुए हैं। तो बात कर लेते हैं पहले शनि की दशा ये कैसी रहने वाली है। 2.5 साल तक शनि आपकी कुंडली के इस सप्तम भाव में रहेंगे। तो सप्तम भाव से हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। सप्तम भाव से आपकी मैरिज लाइफ को देखा जाता है, आपकी पार्टनरशिप इत्यादि को सप्तम भाव से ही देखा जाता है, और आपके दैनिक व्यवसाय को भी सप्तम भाव से ही देखा जाता है। और जिन व्यक्तियों से हम डेली इंटरेक्ट करते हैं उन्हीं के लिए यह स्थान या कुंडली का सप्तम स्थान जो है वो उसी के लिए निर्धारित किया गया है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको यहाँ शनिदेव कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम देते हुए नजर आएंगे। आप पाएंगे कि जो लोग अभी तक अविवाहित हैं या जो शादी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के यहाँ पे शादी के योग बनेंगे।
अब व्यवसाय के क्षेत्र में ये आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ा देंगे। अब यहाँ बैठने से अगर हम बात करें तो आप अगर कार्य क्षेत्र में हैं या व्यवसाय में हैं, यानी जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी जो बढ़ाएंगे उसमें आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी और प्रमोशन के चांसेस ये आपके बना रहे हैं, यानी वृद्धि के चांसेस ये आपके व्यापार में। और अगर जॉब करते हैं तो आपकी जॉब में ग्रोथ के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ जो है वो यहाँ बढ़ रही हैं। इस मेहनत का जो परिणाम है वह आपको मई 2024 के बाद हालांकि देखने को मिलेगा, जब गुरु आपके जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं, यह भाग्य भाव से गोचर करके आपकी कुंडली के दशम भाव में यानी 10th हाउस में आपके आ जाएंगे। क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी होके जब केंद्र में आ जाएंगे तो दो ग्रहों का केंद्र में आना कहीं ना कहीं आपके लिए एक सकारात्मक परिणाम अवश्य लेके आएगा। क्योंकि केंद्र त्रिकोण योग यहाँ पे आपके लिए निर्मित हो जाएगा, तो ये आपको बहुत ही उत्तम परिणाम देते हुए नजर आएंगे। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान अवश्य बढ़ाएंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि अवश्य यहाँ पे करेंगे। हालांकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके जो लग्न पर पड़ेगी तो आपके कार्य में कहीं ना कहीं व्यवधान ही अवश्य डालेंगे, थोड़ा डिले उसको अवश्य कराएंगे। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव जो हैं वह कर्म के देवता माने गए हैं, तो यहाँ पर यह कर्म इत्यादि में आपसे काफ़ी हद तक मेहनत मांगेंगे, आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप अपने कर्मों को लेकर बहुत प्रयास करें और आपके कर्म जो हों वो सात्विक हों, मतलब आप सही तरीके से अपने कर्मों करें। गलत तरीके से कोई गलत मार्ग या जल्दी पैसा कमाने या जुआ सट्टा इत्यादि या इस तरीके के किसी भी प्रकार से जिससे आप जल्दी धन कमाने की लालसा के तहत किसी गलत नीति का हम कहें कि अगर प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी परिस्थिति में शनिदेव का परिणाम थोड़ा सा आपको गलत देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप अपने मार्ग पर सही तरीके से मेहनत करते हुए इसको प्रशस्त करते जाएंगे तो आप इसमें गोचर के दौरान परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। चूँकि सप्तम स्थान में बैठकर शनि वैसे भी दिग्बली माने जाते हैं। अब आपकी कुंडली में वैसे भी ये शनि अगर हम बात करें तो 30 सालों बाद दिग्बली हुए हैं, तो संभवतः रिजल्ट तो आपको अच्छा देंगे ही। ये एक अलग चर्चा का विषय है कि यह आपकी कुंडली के लिए प्रबल रूप से मारक है। ऐसे में आपको स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी परेशानियां आपको देखने को अवश्य मिल सकती हैं। ऐसे में पैरों से संबंधित दर्द आपको थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है। अब अगर इस स्थिति को और प्रबल करने की बात करें तो अगर आपकी कुंडली में शनि छठे 10वें या 3रे भाव में बैठे हुए हैं तो यह स्थितियां और प्रबल हो जाएंगी और आपको यहाँ पर इसका जो परिणाम है वह और सकारात्मक देखने को मिलेगा। आपसे अनुरोध रहेगा कि एक बार अपनी लग्न कुंडली अवश्य देखने की कोशिश करें, आपकी लग्न में शनि की क्या स्थिति है। अब बात कर लेते हैं गुरु के बारे में। अब देखिए, गुरु का जो गोचर है वह आपके भाग्य स्थान से हो रहा है। अब स्वाभाविक है, गुरु जो हैं आपके भाग्य के कारक कहे गए हैं। ऐसे में गुरु यदि आपके भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं तो ये आपको भाग्यशाली अवश्य बनाते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। जब पंचम भाव के स्वामी होकर यह आपके भाग्य भाव में गए हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने त्रिकोण परिवर्तन किया है, ये एक त्रिकोण से दूसरे त्रिकोण में गए हैं। अब यहाँ बैठकर जो सबसे विलक्षण परिस्थिति बन रही है अगर जिसकी बात की जाए तो यहाँ बैठकर गुरु जो हैं आपकी कुंडली के तीनों त्रिकोण यानी तीनों लक्ष्मी त्रिकोणों को देख रहे हैं। आपके भाग्य भाव में बैठकर, भाग्य त्रिकोण में बैठकर आपके कुंडली के लग्न भाव को देख रहे हैं, ये आपके स्वभाव को देख रहे हैं और वहीं पंचम भाव पर भी इनकी दृष्टि होने के कारण तीनों त्रिकोणों पर इनकी सकारात्मक दृष्टि पड़ रही है। इस लिहाज से बात की जाए तो यह बहुत ही पॉजिटिव स्टेज क्रिएट हुई है आपकी कुंडली में। और ऐसी स्थिति में आपकी अगर हम बात करें तो आपकी आय में अवश्य ही वृद्धि होगी। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा, आपको यह भाग्यशाली अवश्य बनाएंगे, आपके भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ अवश्य देगा। धार्मिक यात्राएं या विदेश यात्राएं आपको करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त हो सकता है। खास करके स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं या अगर कोई रिसर्च वर्क में है तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये बहुत अच्छा समय आपके लिए सिद्ध होने वाला है। अब चूंकि यहाँ बैठकर गुरु की जो दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर आपकी नवम दृष्टि पड़ रही है, तो नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से आपको अपनी संतान के भविष्य में या संतान की बौद्धिक ग्रोथ भी आपको कहीं ना कहीं अवश्य यहाँ देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के फील्ड में आप बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे, इस समय बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। अब चूंकि लग्न पर भी गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है तो आपके व्यक्तित्व में भी निखार बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो बात कर लेते हैं राहु की। अब राहु चूंकि आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में गोचर कर गए हैं 30 अक्टूबर को, और अष्टम स्थान में आने से थोड़ा सा बाधाएं यहाँ पर ये
पैदा करते हैं। हालांकि आकस्मिक धन लाभ भी आपको देंगे ये, और उतार चढ़ाव आपके जीवन में थोड़े से ये अवश्य लाएंगे। कि अष्टम के राहु को उतना अच्छा नहीं समझा जाता है, क्योंकि 6, 8, 12 में अगर राहु होता है तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है। तो अगर हम बात करें कि राहु ऐसे में आपके पारिवारिक जीवन में या घर में कहीं ना कहीं कलह की स्थिति पैदा कर सकता है। आपकी वाणी में एक अजीब सी कटुता आपको देखने को मिलेगी। तो कोशिश करें कि आप कटु वाणी बोलने से बचें, और जैसा कि मैंने बताया, किसी विवाद में इस दौरान ना फंसें, क्योंकि अष्टम में बैठा हुआ राहु आपको कहीं ना कहीं मानसिक भ्रांति देने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से, या भ्रम देने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आप किसी न किसी विवाद में फंसने की कोशिश अवश्य करेंगे, और उसी चेष्टा के चलते कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। अब चूंकि यहाँ बैठकर राहु की जो पंचम दृष्टि है वह आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है, और 12वां भाव जो कि हानि का और व्यय का भाव माना गया है, घर से दूरियों का भाव माना गया है। तो कहीं ना कहीं राहु आपको ट्रांसफ़र करा सकता है अगर आप नौकरी करते हैं, और अगर आप व्यापार से संबंधित हैं, कार्यों में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको घर से दूर भेजेगा। और घर से दूर का मतलब ये नहीं कि आपको परमानेंट दूर भेजेगा, लेकिन हाँ, लंबी यात्राएँ या छोटी यात्राएँ कहीं ना कहीं आपके लिए सफलदायक सिद्ध करने में कहीं ना कहीं अड़चनें जरूर डालेगा। वहीं दूसरी ओर सप्तम दृष्टि है इसकी आपके धन भाव पर पड़ रही है, और धन भाव पर जब सप्तम दृष्टि राहु की पड़ती है तो कहीं ना कहीं धन संबंधित अनियमितताएं कहीं ना कहीं जीवन में पैदा कर देता है। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। और जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका सुख का भाव माना गया है, आपके परिवार का भाव माना गया है, माता से संबंध आपके कैसे हैं उसको इस भाव से आपको पता चलता है। तो राहु की नवम दृष्टि से आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपके परिवार में, घर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कलह का वातावरण पैदा कर सकता है। तो आपको यहाँ थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि ऐसे में अगर आप कहीं ना कहीं आप आकस्मिक आवेश में आकर कोई कदम उठाते हैं तो वह कदम आपके लिए कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो राहु से संबंधित उपाय आपको करने की यहाँ पे आवश्यकता जरूर है। प्रयास कीजिएगा कि हर शनिवार आप किसी भी नज़दीकी नदी या नहर इत्यादि पर जाकर सूर्यास्त के पश्चात वहाँ पर 1.25 मीटर काले कपड़े के अंदर 125 ग्राम उड़द, 125 ग्राम काले तिल और 125 ग्राम सफ़ेद तिल, राहु केतु यंत्र जो कि किसी भी नज़दीकी पूजा सामग्री की दुकान से आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, इसे काले कपड़े में बांधकर अपने सिर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। तो आपको राहु के ये जो दुष्परिणाम हैं, ये इनसे कहीं ना कहीं आपको इस समय राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया, चूँकि गुरु आपके जो तीनों त्रिकोणों को देख रहा है, गुरु के जो आपको लाभ और फल यहाँ मिलने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं यह प्रभावित करेगा। तो इस प्रभाव से बचने के लिए आपको ये प्रयास करना है कि आप राहु के उपचार करते रहें। वहीं दूसरी ओर केतु, जो कि आपकी कुंडली के पंचम दृष्टि, अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में पंचम दृष्टि से आपकी कुंडली के 6ठे भाव को देख रहे हैं, और 6ठा भाव जो कि रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है। तो इस भाव पर आप कहीं ना कहीं कोशिश करें कि आप कोई जल्दबाजी में किसी काम को करने के लिए किसी प्रकार का ऋण इत्यादि अभी ना लें। और वहीं दूसरी ओर आपके जो शत्रु हैं उनका आप पराभव कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलने की यहाँ आवश्यकता रहेगी। मित्रों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया विश्लेषण अच्छा लगा तो अपना प्रतिक्रिया हमें अवश्य जाहिर करें कमेंट के माध्यम से। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर महीने आपकी कुंडली से संबंधित प्रेडिक्शन हम आपको समय से देते रहें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोओं का जो भी अपडेट्स है वो हाथ के हाथ प्राप्त होता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज के लिए विराम देना चाहूँगा। हमारे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।